हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं इम्पोर्टेंट थीम्स रिलेटेड टू फेमिनिज्म इन इंटरनेशनल रिलेशंस, जो कि फेमिनिज्म इन इंटरनेशनल रिलेशंस का सेकंड पार्ट है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। प्रीवियस वीडियो में हमने समझा था कि फेमिनिज्म क्या होता है, इंटरनेशनल रिलेशंस में इसकी क्या एजम्पशंस हैं, इट्स पर्सपेक्टिव्स एंड द 3 वेव्स ऑफ फेमिनिज्म। और साथ ही साथ हमने ये जाना था कि आईआर के कॉन्टेक्स्ट में हम फेमिनिज्म को उसके पर्सपेक्टिव्स एंड थीम्स के थ्रू स्टडी करते हैं, बिकॉज ये एक सिंगल थियोरी नहीं है बल्कि एक कलेक्शन ऑफ पर्सपेक्टिव्स है। तो पर्सपेक्टिव्स को तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम समझने जा रहे हैं थीम्स को, विच आर एज इम्पॉर्टेंट एज द पर्सपेक्टिव्स। और ये थीम्स हैं इंटरनेशनल रिलेशंस एंड विमेन, फेमिनिज्म ऑन पावर, feminism on state and security, war and conflict, gender disparity, and critique of realism. So let's start discussing these themes one by one. तो सबसे पहली थीम आती है इंटरनेशनल रिलेशंस एंड विमेन, जो स्टार्ट ऑफ होती है क्वेश्चन से कि विमेन कहाँ हैं। इसके थ्रू सिंथिया इन लो पूछती हैं कि इंटरनेशनल रिलेशंस में विमेन कहाँ हैं, और अपने वर्क बनानास बीचेस एंड बेसिस में, जो कि पब्लिश हुई थी 1990 में, वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में विमेन के रोल को एक्सप्लोर करती हैं। फिर वो ये फाइंड आउट करती हैं कि ये रोल्स तो सबऑर्डिनेट नेचर के हैं, सेकेंडरी नेचर के हैं, जो कि हैं डिप्लोमैट्स की वाइव्स, मिलिट्री वाइव्स या वर्कर्स। इट कुड बी द वर्कर्स ऑन द मिलिट्री बेसिस हु आर यूज्ड फॉर देयर बॉडीज, या फैक्ट्री वर्कर्स। तो ये सब सेकेंडरी नेचर के रोल्स हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस में डिसीजन मेकिंग रोल्स में महिलाओं को कम ही देखा जाता है, स्पेशली हाई पॉलिटिक्स के फील्ड में। तो हाई पॉलिटिक्स से रिलेटेड जो डिसीजन मेकिंग है इंटरनेशनल लेवल पर, उसमें महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन नहीं है। ऑल्सो देयर इज जेंडर डिविजन ऑफ लेबर। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी एक जेंडर डिविजन ऑफ लेबर है। जो मेन हैं वो सारी नेगोशिएशंस करते हैं, whereas जो विमेन हैं वो अपने हस्बैंड्स को सपोर्ट करती हैं एज देयर वाइव्स। और इसीलिए ये टर्म एग्जिस्ट करती है डिप्लोमैटिक वाइव्स की। ये अपने हस्बैंड्स को अकम्पनी करती हैं, दे हैव कॉन्वर्सेशंस विद द फेलो वाइव्स ऑफ द अदर डिप्लोमैट्स। तो विमेन का रोल रिस्ट्रिक्टेड है। हालांकि हम इस व्यू को काउंटर कर सकते हैं ये कह के कि आज के ज़माने में फॉरेन सर्विसेज के थ्रू जो महिलाएं हैं वो डिप्लोमैट्स बन रही हैं, अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर रही हैं। सो कंटेम्प्रेरी टाइम्स में डिप्लोमेसी इज कंडक्टेड नॉट जस्ट बाय मेन बट ऑल्सो वुमेन। फर्दर सिंथिया कहती हैं दैट पर्सनल इज इंटरनेशनल एंड इंटरनेशनल इज पर्सनल। इसके थ्रू वो कहती हैं कि अगर हमें इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के जो डिफरेंट इश्यूज हैं लाइक वॉर या सिक्योरिटी, अगर हमें उन्हें प्रॉपर तरीके से समझना है तो इसके लिए हमें इन इश्यूज में विमेन के रोल को समझने की भी जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, हम वॉर के ट्रू नेचर को तब तक नहीं समझ सकते जब तक हम उसका इम्पैक्ट क्या रहा विमेन पे और चिल्ड्रन पे, इसको नहीं समझेंगे। और इसके लिए जरूरी है कि विमेन के जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं वॉर को लेके, उनको जाना जाए। तभी हम इंटरनेशनल रिलेशंस और उससे रिलेटेड इश्यूज को प्रॉपर तरीके से समझ सकते हैं। Next theme is what feminists think about power in international relations. फेमिनिस्ट अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति के बारे में क्या सोचते हैं। वो मानते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशंस में पावर रिलेशंस को जेंडर के बेसिस पर ऑर्गेनाइज किया जाता है, जहां मेन डोमिनेट करते हैं एंड विमेन आर सबऑर्डिनेटेड। यहां तक कि पावर को या शक्ति को मैस्कुलिन ट्रेट्स दिए गए हैं। पावर को बताया गया है द फोर्स एंड एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अदर्स, और जिनके पास पावर नहीं है उनको वीक माना जाता है। और वीकनेस को किससे एसोसिएट किया जाता है? वीकनेस को एसोसिएट किया जाता है फेमिनिटी से। फॉर एग्जाम्पल, कुछ साउथ एशियन कंट्रीज में ये एक कहावत है कि वो मेन जो मिलिट्री एक्शन के अगेंस्ट होते हैं उनको बैंगल्स पहन लेनी चाहिए, चूड़ियां पहन लेनी चाहिए। इंटरनेशनल रिलेशंस में मेन को तो सेंट्रल रोल दिया जाता है और विमेन का सेकेंडरी रोल है, उनको सेकेंडरी एक्टर्स माना जाता है विद इन द स्टेट सिस्टम। थ्रू आउट द हिस्ट्री
मेल के कॉन्सेप्ट को लिंक किया गया है पावर के कॉन्सेप्ट से, और इसी कॉन्सेप्ट को फेमिनिस्ट चैलेंज करते हैं और इसको ओवरकम करने की बात करते हैं। व्हेन इट कम्स टू पावर इन इंटरनेशनल रिलेशंस, विमेन के बारे में बात नहीं की जाती है बिकॉज दे डोंट होल्ड पावरफुल पोजीशंस। उनका तो रोल ही सेकेंडरी है। मेन को नेचुरली एसोसिएट किया जाता है लीडरशिप से। ये माना जाता है कि मेन के पास या पुरुषों के पास ही लीडरशिप क्वालिटीज होती हैं, और विमेन को एक लीडर के तौर पर तब एक्सेप्ट किया जाता है जब वो पावर के मैस्कुलिन ट्रेट्स को एक्सेप्ट कर ले, अपनी आइडेंटिटी मेल्स की तरह बना ले, उनकी तरह ड्रेसअप करे, अग्रेसिव हो, रैशनल हो, इमोशनल ना हो, तभी वो एक लीडर के तौर पर एक्सेप्ट हो सकती है। और इसी नोशन को या कॉन्सेप्ट को फेमिनिस्ट चैलेंज करते हैं। वो कहते हैं कि हम क्यों इन ट्रेट्स को या क्वालिटीज को मेल्स के साथ एसोसिएट करते हैं, क्यों ये क्वालिटीज फीमेल्स के पास नहीं हो सकती हैं? Why can't women possess these traits? और क्यों इन ट्रेट्स का होना जरूरी है एक अच्छा लीडर होने के लिए या पावरफुल होने के लिए? इस बात को फेमिनिज्म क्वेश्चन करता है। इसके अलावा वो ये भी बताते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशंस की हिस्ट्री में जो स्ट्रगल फॉर पावर रहा है वो अनइक्वल रहा है। मेन ने हमेशा कंट्रोल किया है विमेन को, जिससे उनका सबऑर्डिनेशन हो गया है। वो सेकेंडरी एक्टर्स बनकर रह गई हैं, और इस सबऑर्डिनेशन की वजह विमेन का रिप्रोडक्टिव रोल भी था, क्योंकि एक ऐसी थिंकिंग क्रिएट कर दी गई इवन इन इंटरनेशनल रिलेशंस कि विमेन शुड फोकस ऑन बीइंग गुड मदर्स ओनली। विमेन को लीडर होने पर या पॉलिसी मेकर होने पर फोकस नहीं करना चाहिए, बल्कि दे शुड फोकस ऑन देयर रिप्रोडक्टिव रोल। तो इस प्रकार की एक थिंकिंग क्रिएट करके विमेन को इंटरनेशनल रिलेशंस में डिप्रीव किया गया पावरफुल पोजीशंस होल्ड करने से, और इस थिंकिंग को भी ये चैलेंज करती हैं। सो दे वांट मोर रिप्रेजेंटेशन फॉर विमेन इन IR। नेक्स्ट थीम आती है कि फेमिनिज्म स्टेट के बारे में क्या सोचता है। स्टेट क्या रोल प्ले करती है फीमेल सबऑर्डिनेशन में? तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक्सप्लेन करते हैं कि एक जो विमेन का रोल है इन अ स्टेट वो लिमिटेड है टू द प्राइवेट स्फेयर। प्राइवेट स्फेयर मतलब डोमेस्टिक स्फेयर या हाउस होल्ड स्फेयर। तो महिलाएं जो हैं वो घर संभालेंगी, और जो मेन है वो पब्लिक स्फेयर संभालेंगे, ऑफिसेज में काम करेंगे, अर्निंग करेंगे, और उसी अर्निंग पर विमेन डिपेंडेंट होंगी। और इसमें स्टेट का रोल क्या है? फेमिनिस्ट मानते हैं कि स्टेट फीमेल्स को प्रोटेक्ट करने के नाम पर ऐसी प्रैक्टिसेस को सपोर्ट करती है जिसके थ्रू मेल्स फीमेल्स को डोमिनेट करते हैं। इसके साथ ही साथ दे आर ऑप्रेस्ड। तो वो फर्दर एग्जाम्पल देते हैं कि स्टेट जो है वो व्हील को या पर्दे की प्रथा को सपोर्ट करती है इन द नेम ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ विमेन। तो औरतें अगर पर्दा करेंगी वो प्रोटेक्टेड रहेंगी, बट इन प्रैक्टिसेस के थ्रू उन्हें सबऑर्डिनेट किया जा रहा है, उनका ऑप्रेशन किया जा रहा है। देखिए एक्चुअली ये जो थीम है ये वेस्टर्न फेमिनिस्ट के पर्सपेक्टिव से है, और जो वेस्टर्न फेमिनिस्ट हैं वो पर्दे को या व्हील को एक साइन ऑफ बैकवर्डनेस मानते हैं, और साथ ही साथ वो इसको एक साइन ऑफ ऑपरेशन भी मानते हैं। इस व्यू पॉइंट को बाद में क्रिटिसाइज भी किया गया थर्ड वर्ल्ड फेमिनिस्ट द्वारा, जो कि ये मानती हैं कि वेस्टर्न फेमिनिस्ट अपने पर्सपेक्टिव से सब कुछ बताती हैं, जो थर्ड वर्ल्ड में रह रही महिलाएं हैं उनके इंटरेस्ट को नहीं समझती हैं, उनके कल्चर को नहीं समझती हैं। सो एनीवेज यहाँ आगे ये बताना चाह रहे हैं कि स्टेट जो है वो भी एक रोल प्ले करती है विमेन की सबऑर्डिनेशन में। यहाँ तक कि जो इंपॉर्टेंट पोजीशंस होती हैं एक स्टेट में वो भी मेल्स द्वारा ही फिल्ड होती हैं। मिनिस्टर्स भी मोस्टली मेल होते हैं, ब्यूरोक्रेसी भी मेल डोमिनेटेड होती है, एज वेल एज मिलिट्री में भी मेल्स होते हैं, इट इज ऑल्सो मेल डोमिनेटेड। तो इस प्रकार स्टेट ने जेंडर पावर रिलेशंस को फॉर्मलाइज कर दिया है, एक स्टेट की डिफरेंट पोजीशंस पर मेल डोमिनेशन को रिटेन करके। फर्दर ये मानते हैं कि एक स्टेट मेन के इंटरेस्ट में ज्यादा काम करती है बजाय कि विमेन के इंटरेस्ट में काम करने के, बिकॉज इट इज स्ट्रक्चर्ड इन अ पेट्रियार्कल वे। इसका जो ढांचा है वो एक पेट्रियार्कल वे में डिजाइन किया गया है। पेट्रियार्की एक ऐसा सिस्टम है जो कि मेल डोमिनेंस को सपोर्ट करता है और जिसके थ्रू विमेन को सबऑर्डिनेट किया जाता है, और इसीलिए इसके जो एक्शंस होते हैं वो मेल के इंटरेस्ट में ज्यादा होते हैं बजाय कि फीमेल्स के इंटरेस्ट में होने के।
बिकॉज देखिए सारे इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो मेल डोमिनेटेड हैं, तो वो अपने इंटरेस्ट से सोचेंगे। जब तक फीमेल्स को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगा उनके इंटरेस्ट की बात कैसे हो पाएगी। वो फर्दर ये कहते हैं कि स्टेट जो है वो वेमेन को टफ प्रोफेशंस में नहीं जाने देती हैं, जैसे कि कई जगह उनकी मिलिट्री में एंट्री बैन कर दी जाती है बिकॉज इट्स अ टफ प्रोफेशन नॉट सूटेबल फॉर वुमेन। तो इस प्रकार स्टेट उनको प्रिवेंट करती है इक्वल राइट से। अगर वो इन प्रोफेशंस में नहीं जाएंगी तो उनका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा इन इंस्टीट्यूशंस में। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं ये मेल डोमिनेटेड बन जाएंगे और फर्दर सोसाइटी में फीमेल्स का सबऑर्डिनेशन होता रहेगा। तो स्टेट जो है वो भी पेट्रियार्कल है, जहां पर विमेन की इंटरेस्ट की बजाय मेन के इंटरेस्ट में एक्शन ज्यादा लिए जाते हैं बिकॉज स्टेट के जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो मेल डोमिनेटेड हैं और इसी को रिस्ट्रक्चर करने की जरूरत है। महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन बढ़ाने की जरूरत है ताकि इन इंस्टीट्यूशंस को मेल डोमिनेशन से बाहर लाया जा सके और विमेन इंटरेस्ट को प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मिले। सो स्टेट को भी रिस्ट्रक्चर करने की जरूरत है। नेक्स्ट थीम आती है पीस एंड सिक्योरिटी। मेन स्ट्रीम थियोरीज जैसे कि रियलिज्म और लिबरलिज्म स्टेट को इंटरनेशनल रिलेशंस का मेन एक्टर मानते हैं, लेकिन जब बात सिक्योरिटी पर आती है फेमिनिस्ट मानते हैं कि मेन स्ट्रीम थियोरीज का जो मेन फोकस रहता है वो सिर्फ और सिर्फ स्टेट सिक्योरिटी पर रहता है और कैसे एक स्टेट इसको अचीव कर सकती है मिलिट्री और इकोनॉमिक मीन्स के थ्रू। तो ये विमेन सिक्योरिटी की बात नहीं करता है। तो फेमिनिस्ट मानते हैं कि सिक्योरिटी के कॉन्सेप्ट को बॉटम अप पर्सपेक्टिव में समझने की जरूरत है, विच मीन्स कि जहां पर सिर्फ स्टेट को ही प्रायोरिटाइज ना किया जाए बल्कि उस स्टेट में जो इंडिविजुअल्स और कम्युनिटीज आती हैं उनको भी प्रायोरिटी दी जाए व्हेन इट कम्स टू सिक्योरिटी। क्योंकि जब हम स्टेट सिक्योरिटी की बात करते हैं तो उसमें इंडिविजुअल की जो सिक्योरिटी है या उसके जो इश्यूज हैं वो कहीं ना कहीं छुप जाते हैं, सामने नहीं आ पाते हैं और इसका विमेन पर भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट होता है बिकॉज विमेन जो इश्यूज फेस कर रही हैं सिक्योरिटी से रिलेटेड वो हाईलाइट नहीं हो पाते हैं क्योंकि मेन कंसर्न तो स्टेट सिक्योरिटी है, नॉट द इंडिविजुअल सिक्योरिटी। तो फेमिनिस्ट मानते हैं कि स्टेट सिक्योरिटी को प्रायोरिटाइज करना विमेन या इंडिविजुअल सिक्योरिटी के लिए हार्मफुल है। तो इसमें हम एग्जाम्पल दे सकते हैं साउथ कोरियन गवर्नमेंट का, जिसने 1950 से लेकर 1953 तक जब वहां पर यूएसए के सोल्जर्स स्टेशन थे उन सोल्जर्स को सर्विसेज देने के लिए और उनको एंटरटेन करने के लिए एक विमेन रैकेट चलाया। तो स्टेट ने अपनी सिक्योरिटी के लिए विमेन सिक्योरिटी को हार्म किया। तो इसलिए फेमिनिस्ट कहते हैं कि हमें इस ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी को चैलेंज करने की जरूरत है। सिक्योरिटी के एस्पेक्ट में हमें ह्यूमन सिक्योरिटी को भी इंक्लूड करना चाहिए जो कि इंडिविजुअल्स का और विमेन का वेलबींग इंश्योर कर सके। वहीं पीस के बारे में फेमिनिस्ट कहते हैं कि विमेन को पीस प्रोसेसेस में इंक्लूड करने की जरूरत है। पीस मेकिंग, पीस कीपिंग, पीस बिल्डिंग ऐसी प्रोसेसेस या प्रक्रियाओं में फीमेल्स को इंक्लूड करने की जरूरत है क्योंकि देखिए जहां कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं वहां जेंडर बेस्ड वायलेंस भी होती है। तो पीस कीपिंग या पीस बिल्डिंग जैसी प्रोसेसेस में अगर फीमेल्स भी इंक्लूडेड होंगी तो वो फायदेमंद होगा क्योंकि एक वुमन ज़्यादा इजीली दूसरी वुमन के साथ कनेक्ट कर पाती है, अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर कर पाती है। तो फेमिनिस्ट मानते हैं कि विमेन को इंक्लूड करना चाहिए पीस प्रोसेसेस में और इसका रिजल्ट भी देखने को मिला है। इवन इंडिया ने भी अपना विमेन कंटिंजेंट भेजा है लाइबेरिया में अंडर द पीस कीपिंग। उसके बाद आती है एक इंपॉर्टेंट थीम विच इज वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। आईआर के पर्सपेक्टिव में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट थीम है। इसके थ्रू फेमिनिस्ट स्कॉलर्स ने बताया है कि कैसे वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट्स विमेन को अफेक्ट करते हैं। फेमिनिस्ट मानते हैं कि वॉर के दौरान विमेन के साथ कई तरीकों की ज्यादतियां होती हैं। जिस प्रकार वॉर में कोशिश की जाती है टेरिटोरियल लैंड को कॉन्कर करने की, उसी प्रकार वॉर में कोशिश की जाती है वुमेन की बॉडीज को भी कॉन्कर करने की। महिलाओं को और उनकी बॉडीज को एक प्रॉपर्टी की तरह देखा जाता है जिसे ओन करना चाहिए। और इसी का एक एग्जाम्पल दिया है जैन जिंडी पेटमैन ने, जिसमें उन्होंने बताया है कि कैसे जो वॉर हुई बोस्निया और हर्जिगोविना में, उसमें कैसे महिलाओं के साथ ज्यादती हुई। ना ही सिर्फ उनके साथ अत्याचार किए गए
पर उनकी बॉडी को एथनिक क्लिंजिंग के लिए यूज किया गया। उनके साथ ज्यादती करके उनकी बॉडीज में दूसरे रेस के बेबीज को इम्प्लांट करवाया गया। फोर्स्ड प्रेगनेंसीज की गई ताकि बॉस्निया को एक सर्बियन स्टेट बनाया जा सके, उनकी बॉडी में सर्बियन बेबीज को इम्प्लांट करवा के। और ये जो थिंकिंग है ये भी एक पेट्रियार्कल बिलीफ को ही रिफ्लेक्ट करती है, जिसमें यह माना जाता है कि एक चाइल्ड का रिलीजन या उसकी एथनिसिटी वही होगी जो कि उसके फादर की होगी। ये मैटर नहीं करता कि मदर की एथनिसिटी क्या है, किस रेस को वो बिलोंग करती हैं, क्या उनका रिलीजन है। फर्दर फेमिनिस्ट बताते हैं कि वॉर के दौरान दोनों से डिफरेंट तरीके के रोल्स एक्सपेक्ट किए जाते हैं। जहां मेन को माना जाता है एज प्रोटेक्टर्स, जो कि प्रोटेक्ट करेंगे, वहीं विमेन को माना जाता है एज समबडी हु नीड्स प्रोटेक्शन। और इसी वजह से जे एन टिकनर ने भी कहा है कि थ्रू आउट द हिस्ट्री एक नैरेटिव सेट किया गया है दैट मेन फाइट वॉर्स टू प्रोटेक्ट विमेन एंड चिल्ड्रन। मेन वॉर में फाइट करते हैं विमेन और चिल्ड्रन को प्रोटेक्ट करने के लिए। और इसके अलावा फेमिनिस्ट मानती हैं कि वॉर जो है वो ग्रेटेस्ट थ्रेट है, ना ही सिर्फ विमेन के लिए बल्कि चाइल्ड सेफ्टी के लिए भी, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि वॉर के दौरान सबसे ज़्यादा विमेन एंड चिल्ड्रन ही सफ़र करते हैं। यहाँ तक कि कुछ केसेस तो ऐसे हैं जहां पर यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस ने ही औरतों के साथ ज्यादतियां की हैं। तो जो सो कॉल्ड प्रोटेक्टर्स हैं कई बार वो भी महिलाओं को नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि विमेन के जो एक्सपीरियंसेस हैं उन्हें ग्लोबल लेवल पर हाईलाइट किया जाए और जो महिलाओं के साथ ज्यादतियां होती हैं उन्हें रोका जाए। फेमिनिस्ट रियलिज्म को भी क्रिटिसाइज करते हैं। फेमिनिस्ट स्कॉलर रोजमेरी ग्रांट का मानना है कि रियलिस्ट थ्योरी पेट्रियार्की को एंडोर्स करती है, क्योंकि रियलिस्ट के लिए पेट्रियार्की का होना ज़रूरी है अगर सोशल ऑर्डर और स्टेट को मेंटेन करना है। तो ये डील करती है विद कॉन्सेप्ट्स लाइक पावर, सिक्योरिटी एंड सेल्फ हेल्प, जो कि मैस्कुलिन कॉन्सेप्ट्स माने जाते हैं। रियलिस्ट जो हैं वो मैन को आइडेंटिफाई करते हैं स्टेट से, ना कि वुमन को। और स्टेट ये जो आधार है पेट्रियार्कल रिलेशंस का। और साथ ही साथ जो रियलिस्ट एस्पेक्ट्स हैं उनका भी एक मैस्कुलिन कैरेक्टरिस्टिक है, जैसा कि मैंने अभी बताया। तो रियलिज्म विमेन को एक्सक्लूड करता है, यहाँ तक कि ये स्टेट को मेन एक्टर मानते हैं। तो फेमिनिस्ट इस बात को क्वेश्चन करते हैं कि एक्टर वर्ड को क्यों यूज किया जाता है। एक्टर वर्ड का भी तो एक मैस्कुलिन कैरेक्टरिस्टिक है। एक्टर की बजाय कोई और वर्ड भी यूज कर सकते हैं ना, जैसे पार्टिसिपेंट यूज कर लिया या प्लेयर यूज कर लिया या कंपोनेंट यूज कर लिया। तो एक्टर वर्ड यूज करके तो आप स्टेट को एक मेल कैरेक्टरिस्टिक असाइन कर रहे हो। इन्हीं बेसिस पर क्रिटिसाइज किया जाता है रियलिज्म का फेमिनिज्म द्वारा। The final theme is the gender disparity in the global economy. ग्लोबल इकोनॉमी में भी एक जेंडर इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है। सोशो इकोनॉमिक स्केल पर भी हर सोसाइटी में विमेन बॉटम पर ही होती हैं। ऐसा ज़रूर है कि कुछ सोसाइटीज़ में वो अच्छा खासा अर्न करें, बट स्टिल मेन के मुकाबले वो लेस ही अर्न करती हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ क्या उनकी रेस है, क्लास है, नेशनैलिटी है या जोग्राफिक लोकेशन है। तो एक जेंडर डिवीजन ऑफ लेबर एग्जिस्ट करता है। ऑन एन एवरेज जो विमेन हैं वो मेन की एवरेज का सिर्फ 2/3 ही अर्न करती हैं। बेशक वो टॉप पर भी पहुंच जाएं, दे विल ऑलवेज अर्न लेस देन मेन। फेमिनिस्ट ये मानते हैं कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज होने के बावजूद विमेन मेन से कम अर्न करती हैं, जो कि एक तरीके का डिस्क्रिमिनेशन ही है। तो एक जेंडर स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है ग्लोबल इकोनॉमी में भी, जिसकी वजह से जेंडर डिस्पैरिटी है और इसी डिस्पैरिटी को चेंज करने की ज़रूरत है, इसमें बदलाव लाने की ज़रूरत है। दे डिमांड दैट मेन एंड वुमेन शुड अर्न द सेम सो दैट द प्रॉब्लम ऑफ जेंडर डिस्पैरिटी कैन बी एड्रेस्ड। तो ये थी सेवरल थीम्स ऑफ फेमिनिज्म इन इंटरनेशनल रिलेशंस। तो हम फेमिनिज्म की थीम को सम अप कर सकते हैं इन पॉइंट्स के थ्रू। सबसे पहले तो फेमिनिज्म जो है वो ऐसे पावर स्ट्रक्चर्स को चैलेंज करता है जो इनइक्वालिटी को बढ़ावा देते हैं। वो स्टेट को भी ऐसा ही एक स्ट्रक्चर मानते हैं।
ऑल्सो वो मानते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर ग्लोबल गवर्नेंस और उससे रिलेटेड जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो मेल सेंट्रिक हैं और इसी एस्पेक्ट को चैलेंज करते हैं। वो मानते हैं कि इन इंस्टीट्यूशंस में फीमेल का रिप्रेजेंटेशन बढ़ना चाहिए। ऑल्सो दे स्टडी कि जेंडर कैसे ग्लोबल पॉलिटिक्स को शेप करता है, और ये हम करते हैं कैसे? इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड इश्यूज और कॉन्सेप्ट्स की स्टडी करके, जिनसे ये फाइंड आउट होता है दैट आईआर से रिलेटेड इश्यूज एंड कॉन्सेप्ट्स लाइक सिक्योरिटी, वॉर, कॉन्फ्लिक्ट्स, ये सभी मेल डोमिनेटेड हैं और इसलिए इन सभी इश्यूज को फीमेल पर्सपेक्टिव से भी समझने की जरूरत है ताकि हम आईआर को एक बेहतर तरीके से समझ सकें। ऑल्सो ये मानते हैं, जैसा मैंने ऊपर बताया, कि स्टेट का जो स्ट्रक्चर है वो भी पेट्रियार्कल है और इसलिए स्टेट को अपने रोल को रीथिंक करने की जरूरत है, दोबारा से सोचने की जरूरत है। और ये तभी होगा जब विमेन को स्टेट से रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस में ज्यादा से ज्यादा रिप्रेजेंटेशन मिलेगी, वो डिसीजन मेकिंग बॉडीज का हिस्सा बन पाएंगी और इसीलिए डिसीजन मेकिंग बॉडीज में ये सपोर्ट करता है जेंडर इक्वालिटी को। और सिर्फ स्टेट लेवल पर ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल रिलेशंस में भी ये ज्यादा से ज्यादा विमेन रिप्रेजेंटेशन को सपोर्ट करता है। ऑल्सो ये जेंडर डिस्पैरिटी के अगेंस्ट है। फेमिनिज्म मानता है कि रिसोर्सेज को और पावर को एक इक्विटेबल तरीके से रीडिस्ट्रीब्यूट करने की जरूरत है और थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव से ये आईआर थियोरीज को, स्पेशली रियलिज्म को क्रिटिसाइज करता है कि रियलिज्म में मेन एक्टर्स होते हैं स्टेट और स्टेट अपने आप को आइडेंटिफाई करती है मैन से, नॉट वुमन। और इसीलिए जरूरत है कि इंटरनेशनल रिलेशंस में फीमेल पर्सपेक्टिव से भी स्टडीज की जाए। हमें इंटरनेशनल रिलेशंस के इश्यूज को सिर्फ मेल पर्सपेक्टिव से ही नहीं बल्कि फीमेल पर्सपेक्टिव से भी अंडरस्टैंड करना चाहिए, लाइक कैसे वॉर विमेन को अफेक्ट करती है। तो इसलिए फेमिनिज्म स्ट्रेस देता है ऑन स्टडी ऑफ फीमेल पर्सपेक्टिव इन इंटरनेशनल रिलेशंस। So these were the themes of feminism in international relations. So this was it for today's topic और इस प्रकार हमारा फेमिनिज्म इन इंटरनेशनल रिलेशंस कंप्लीट होता है। आई होप कि फेमिनिस्ट थियोरी या फेमिनिज्म इन इंटरनेशनल रिलेशंस आपको समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों और फैमिली रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।